हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BL सर पर। साथियों, LDC की भर्ती है और आप लोग उसकी शानदार तैयारी में जुटे हुए होंगे और अपना एक बार सिलेबस कर लिया होगा, लेकिन एक बार रिवीजन को ढूंढ रहे होंगे। और लास्ट टाइम में रिवीजन ही डिवीजन होता है। ये सिलेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण आधार है। जितना आप लास्ट में रिवीजन करोगे वो महत्वपूर्ण होता है। इसी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए BL सर यूट्यूब चैनल की ओर से मैं आप लोगों के लिए साइंस मैराथन क्लासेस लेने प्रारंभ कर चुका हूं। तो आप लोग इसको कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर डिपेंड रहेगी ये कल एक क्लास है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों का फायदा उठाइए अपनी भर्ती के लिए। आज की क्लास के माध्यम से अपन फिजिक्स का जो चैप्टर रहने वाला है अपना प्रकाश लाइट, इसको कंप्लीट अपन करेंगे। एक क्लास के अंदर इसको समझ लेंगे पूरा, और यहाँ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके सारे के सारे सही हो जाएंगे। और इसके बाद में अपन विद्युत वाली क्लास ले लेंगे और कंप्लीट रूप से इस सिलेबस को करेंगे। ठीक है, शानदार डायग्राम्स के माध्यम से समझेंगे। तो आज का अपना चैप्टर रहने वाला है वो प्रकाश, यानी परावर्तन और अपवर्तन और अपना मानव नेत्र, सब कुछ प्रकाश से रिलेटेड जो भी है वो सब अपन यहाँ पर करने वाले हैं। यदि अपन बात करें सर प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश एक माध्यम होता है जो अपने को एक वस्तुएं दिखाने का काम करता है। प्रकाश क्या एक माध्यम है जो अपने को किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए अपन कहेंगे कि प्रकाश की प्रकृति ऊर्जा की एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश की प्रकृति कैसी है, एक ऊर्जा का रूप है जिसकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। अपन बात करें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। हमारी आंखों को क्या करती है प्यारे विद्यार्थियों? संवेदित करती है, अर्थात देखने के लिए उनको तैयार करती है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा अनुप्रस्थ तरंग है। जैसे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो ध्वनि होती है। अनुप्रस्थ तरंग कौन है? प्रकाश है। प्रकाश दोहरी प्रकृति का है, यानी अर्थात ये कभी तरंग के रूप में आता है तो कभी कण के रूप में आता है। यानी प्रकाश की प्रकृति पूछ ले तो द्वैत प्रकृति है, जो किसने बताई थी? डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। किसने बताई थी? डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने बताई थी। अपन बात करें प्रकाश की चाल की, तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है और जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश है वो 8 मिनट और 16.6 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड, लगभग अपन कह देते हैं 500 सेकंड के अंदर। चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचता है 1.28 सेकंड में। यानी ये अपना सूरज महाराज है और ये अपनी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश कितने समय में आ रहा है? 8 मिनट 16.6 सेकंड में आ रहा है। अब अगली घटना अपन देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की घटना का परावर्तन की अपन बात करें तो माध्यम से टकराकर वापस लौट जाती है। जैसे ये कोई किरण आएगी, इस प्रकार से आते हैं, यहाँ किसी स्लाइड से टकराई और वापस इस ओर चली गई। इस घटना को अपन नाम देते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहां पर यदि अपन इस सतह को 2 भागों में बांटने के लिए एक अभिलंब की कल्पना कर लेते हैं, जिसे अपन नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं, तो यहां इधर एक कोण बनेगा, एक कोण इधर बनेगा। इधर वाला कोण आपतित किरण के कारण बन रहा है तो इसका नाम है आपतन कोण, और इसका नाम है परावर्तित किरण के कारण बना है तो परावर्तन कोण। तो इसका मतलब परावर्तन के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, और परावर्तन की घटना जब भी घटित होती है तो उसके 2 नियम होते हैं। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R होता है। और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इस घटना को यदि मैं ऐसे कहूं कि यदि ये स्लाइड नहीं होती यहाँ पर तो ये किरण ऐसे भी जा सकती थी ना प्यारे विद्यार्थियों? तो आप कहोगे सर जा तो सकती थी। तो मैंने कहा इसके मार्ग में इतना इसने विचलन किया है, इतना ये अपने मार्ग से भटकी है। जैसे अपन कहीं जाना होता है और अपना मंजिल कहीं और है, अपन उससे भटक जाते हैं। जैसे सिलेक्शन के लिए नंबर चाहिए 140 और अपने नंबर आए 135, तो अपने को कितने नंबरों की आवश्यकता थी? 5 नंबरों से अपन अपने मार्ग में भटकाव लेकर आगे, अपने उस 5 नंबरों का विचलन आया। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बना, जिसका नाम देंगे अपने प्यारे विद्यार्थियों कौन सा कोण? विचलन कोण। अपने को पता है पूरा का पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, ये आपने मैथ में पढ़ा है।
यदि मुझे विचलन कोण का मान निकालना है तो इस इधर वाले कोण को मैं माइनस कर सकता हूं क्या प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले कोण को? तो आप कहते हो सर कर सकते हो। मैं कहूं इस कोण का मान कोण आई प्लस कोण आर है क्या? देखो कोण आई और कोण आर का योग है, तो मुझे विचलन कोण निकालना है थीटा, तो वो कैसे निकल के आएगा? तो आप कहोगे सर 180 में से माइनस कर देना कोण आई प्लस कोण आर को जोड़कर। और मैंने तो कहा है आपको कि आई तो आर के बराबर होता है, आई बराबर आर होता है, तो 180 माइनस कोण आई प्लस कोण आई, आई कितने आई हो गए? तो आप कहोगे 180 माइनस 2 कोण आई, यानी आपतन कोण के 2 गुणा में से यदि अपन 180 में से इसको घटा दे तो अपने पास क्या निकल के आता है प्यारे विद्यार्थियों? विचलन कोण निकल के आता है। इस विचलन कोण के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूं, एग्जामिनर पूछता है। क्वेश्चन है आपका, यदि आपतन कोण का मान, शॉर्ट में लिख रहा हूं, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, कितना है? 60 डिग्री है, तो विचलन कोण कितना होगा? तो विचलन कोण कितना होगा? विचलन कोण, तो आप कहोगे सर कोण विचलन कोण थीटा यदि अपने को निकालना है तो थीटा बराबर 180 माइनस 2 कोण आई होता है। तो यहां से देखो प्यारे विद्यार्थियों 180 इस आई, ये आपतन कोण ही आई होता है, इसका मान है 60। 60 का यदि अपन डबल करेंगे तो 120, 180 में से 120 घटाओगे आंसर आएगा 60 डिग्री, यानी विचलन कोण का मान कितना आएगा? 60 डिग्री रहने वाला है। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में पिछली एलडीसी में एक क्वेश्चन आया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर तो होता है, लेकिन ये कौन सी सतह के लिए वैध है? तो अपन परिभाषा में केवल समतल सतह पढ़ते हैं, लेकिन ये समतल सतह प्लस गोलीय सतह दोनों के लिए वैध है। ध्यान रखना, कोई भी प्रकार की सतह हो उसके ऊपर यदि परावर्तन की घटना हो रही है तो वहां 100% परावर्तन के नियम भी लगेंगे। यदि घटना घटित हो रही है प्यारे विद्यार्थियों तो वहां पर परावर्तन के नियम भी लगेंगे, तो समतल पे भी लगेंगे और गोलीय पर भी लगेंगे। अब अपन बात करें कि समतल दर्पण बनाया अपन ने, ठीक है। एक अब अपन पढ़ेंगे एक बार दर्पण की बात करेंगे। अपन किसकी बात करेंगे? दर्पण की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो थोड़ी सी एक नई स्लाइड ले लेता हूं मैं। दर्पण क्या होता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोई एक प्लास्टिक की स्लेब ले लेना, उसके एक और अपन पॉलिश कर दें तो दूसरी सतह चमकने लग जाती है। कैसी हो जाती है? चमकीली हो जाती है। तो उसे ही अपन दर्पण कहते हैं। सर दर्पण पे जो पॉलिश होती है वो किसकी होती है? ये काम का क्वेश्चन है। एजी की कह सकते हो, HG मरकरी की कह सकते हो, एल्यूमिनियम की कह सकते हो। ये है HG जिसको अपन सिल्वर कहते हैं, चांदी बोल दे वो है। HG मरकरी बोल दे जिसको अपन पारा कहते हैं, ये बोल सकते हैं। और एल्यूमिनियम की ये हो सकती है। इसके साथ में यदि आपके साथ में पूरा फॉर्मूला है तो उसका नाम होगा AgNO3, यानी उसका नाम रहेगा सिल्वर नाइट्रेट। लेकिन आपने ऐसे मान लो कि यदि कोई सीधी सतह पर पॉलिश कर दी तो इसका नाम हो जाएगा समतल दर्पण, और यदि आपने गोल सतह पर पॉलिश कर दी तो इनका नाम हो जाएगा गोलीय। और गोलीय में भी 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हो। एक होता है प्यारे विद्यार्थियों उत्तल और दूसरा होता है अवतल। तो अब थोड़ा सा अपन इसको देखेंगे। समतल दर्पण की अपन बात करेंगे एक बार, थोड़ा सा आगे चलते। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें सतह होती है वो कैसी होती है प्यारे विद्यार्थियों? सीधी होती है। कैसी सतह होती है? सीधी सतह होती है समतल दर्पण की। कैसी सतह होती है? सीधी सतह होती है समतल दर्पण की। इसके जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। ध्यान रखना, वस्तु के बराबर बनता है, सीधा बनता है और क्या बनता है? आभासी। एक चीज याद रख लेना, आभासी जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा। आभासी हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। लेकिन जो वास्तविक होगा वो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा। देखो ये रहा कोई भाई साहब, ये अपना प्रतिबिंब देख रहा है तो ये इसमें सीधा का सीधा ही दिख रहा है, अपने सेम बराबर दिख रहा है, और इसका मतलब ये जितनी दूर खड़ा है दर्पण के प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे बन रहा है। तो मुख्य गुण क्या होते हैं? इसमें एक पार्श्व परिवर्तन होता है। सर ये क्या है? देखो पार्श्व परिवर्तन का तात्पर्य ये होता है कि जो बायां भाग होता है वो दायां बन जाता है, और दायां भाग होता है वो किस प्रकार का बन जाता है? बायां बन जाता है। एक बार एलडीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि कोई व्यक्ति अपने बाएं हाथ से दाएं कान को पकड़ता है, बाएं हाथ से दाएं कान को पकड़ता है, तो समतल दर्पण में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो दाएं हाथ से बाएं कान को पकड़ता हुआ नजर आएगा। इसका विशेष ध्यान रखना, यानी ये जो आर था ये इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, इसका बायां भाग दायां हो जाता है और दायां भाग बायां, ऐसा कहीं आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा। तथ्य की बात करें, ये अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई आपकी लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, ये विशेष बात रखना। यदि आप 6 मीटर के हो और आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपकी लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखे तो जितना है उसका आधा दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये विशेष तथ्य याद रखना है। उसके बाद में जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ये सभी जानते हो। उसके साथ में ये अपन विशेष याद रखना है पार्श्व परिवर्तन, एलडीसी लेवल का इतना ही है। गोलीय दर्पण, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसको अपन क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? उसको अपन बोलते हैं गोलीय दर्पण। उसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के हो सकता है। एक का नाम होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और एक होता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। प्रकृति नेचर की बात करें तो ये अभिसारी होता है, कॉनकेविंग होता है, अर्थात ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। यानी इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होती है भाई प्यारे विद्यार्थियों? पॉलिश की हुई होती है। तो आंतरिक जो पृष्ठ है, देखो ये एक प्रकाश किरणें आ रही है, एक बिंदु पे शुरू हो गई, उस बिंदु को अपना क्या नाम देते हैं? एफ नाम देते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? मुख्य फोकस। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो ज्यादातर वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन वस्तु बहुत पास होने पर आभासी और बड़ा भी बन जाता है। यानी ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी बनाता है तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है। उसके बाद में यदि अपन चर्चा करें तो इसके अंदर यानी अंदर की ओर वक्रित होता है, उसका नाम है अवतल दर्पण। जैसे ये प्लेट है, अंदर की ओर वक्रित है तो उसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। और बाहर की ओर उभरा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उत्तल बोलेंगे। बाहर की ओर जो उभरा हुआ भाग होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं? उत्तल नाम देते हैं। यानी इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ये है अवतल। और ये कैसा है? ये है उत्तल। क्योंकि इसके पॉलिश अंदर की ओर है तो प्रकाश की किरणें ऐसे आएगी तो ऐसे फोकसी तो फैल जाएगी। ऐसे आ रहे हैं ना, ये फैलती हुई दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इसमें देखो कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें एक होता है ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ध्रुव नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों, वक्रता केंद्र होता है। यानी उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है वो वक्रता केंद्र हो गया। ध्रुव परावर्तक पृष्ठ का, हाँ सॉरी, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होता है, सही बोला इसने। देखो समझा देता हूं मैं भी। जैसे ये है तो ये जो बिंदु है, इसका ये वाला जो बिंदु है, ये इसको अपन बोलते हैं द्वारक। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? द्वारक कहते हैं। इस द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव, यानी पी से बोलते हैं। और अब आपको ऐसे लगता होगा ये एक गोले का सी पार्ट है, तो इस गोले का जो सेंटर होता है ना, वो इसका भी क्या होता है? वक्रता केंद्र सी होता है। ये विशेष ध्यान रखना। तो ध्रुव पी क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होता है, यानी इस वाले का जो बिंदु होता है ये होता है पी। और उसके बाद में उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है उसको अपन नाम दे देते हैं सी पॉइंट दे देते हैं। क्लियर है क्या? और मुख्य अक्ष पी और सी को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, इस पी और सी को मिलाने वाली रेखा, इसको नाम देते हैं मुख्य अक्ष। क्या नाम देते हैं प्यारे विद्यार्थियों? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इस सी से जो ये दूरी होती है इसको वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं, और इस पॉइंट एफ से ये दूरी होती है इसको फोकस दूरी एफ कहते हैं। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलते हैं आगे। यानी मुख्य फोकस और फोकस दूरी, मुख्य फोकस, अगली परिभाषा है मुख्य फोकस, जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें मिलती है अवतल या आती हुई प्रतीत होती है उत्तल में। देखो यहां पर तो देखो ये अवतल है तो ये किरणें इस बिंदु पर फोकसित हो गई जिसको अपन मुख्य फोकस एफ कहते हैं, और यहां से ये किरणों को फैलाता है अवतल उत्तल, तो ये ऐसे जा रही है तो यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये बिंदु इसका एफ है। फोकस दूरी पी और एफ के बीच की जो दूरी है, यानी पी और एफ के बीच की दूरी, इसको क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु एफ। और द्वारक परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है इसको बोलते हैं अपन द्वारक। तो इन दो प्रकार की दूरियों में संबंध होता है, आर बराबर होता है 2f। यानी जो आर होती है ना, आर यहाँ पर होता है सी,
ये देखो सी यहाँ पर है, इस सी से यहाँ तक की दूरी को अपन क्या नाम देंगे प्यारे विद्यार्थियों, आर नाम देंगे। सी से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, आर। तो आर और एफ में संबंध है कि एफ निकालना है तो या तो आर में 2 का भाग लगा दो या फिर 2 को गुणा कर दो एफ से, तो ये इनमें संबंध हो जाएगा। क्लियर है, चलो जी। अब है किरणों द्वारा आरेख। क्लियर है, किरणों के द्वारा इनको क्या देखना है अपने को, आरेखित करना है। कम से कम 2 परावर्तित किरणें जहां प्रतिच्छेदित करती है वहां पर प्रतिबिंब निर्माण हो जाता है। जहां पर 2 किरणें एक जगह मिल जाती है वहां प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। लेकिन ये आपको समझने से कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं, अपने समझने की बातें ये है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है प्यारे विद्यार्थियों। तो एक बार के लिए मैं इसको समझाने से पहले आपको कुछ चीजें समझा देता हूं, एक्स्ट्रा बातें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना आप लोग। सबसे पहले मैं अवतल दर्पण से बना रहा हूं, तो अवतल दर्पण क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है प्यारे विद्यार्थी। क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित, यानी अंदर की ओर वक्रित है, बाहर पॉलिश होती है। यहां वाला इस बिंदु का नाम होता है पी। पी का मतलब मुख्य फोकस, ये मुख्य अक्ष है। यहां इसका नाम मैं कह देता हूं एफ है, मुख्य फोकस। ये है यहां पर सी, वक्रता केंद्र। तो अब अपने को वस्तु को स्थित करना है कि वस्तु कहां कहां स्थित होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों वस्तु अनंत पर हो सकती है। पहली बात, वस्तु कहां हो सकती है, अनंत पर। फिर सी से परे हो सकती है, सी से दूर। फिर वस्तु सी पर हो सकती है, सी और एफ के बीच में हो सकती है, एफ पर हो सकती है, एफ और पी के बीच में हो सकती है। इतनी कंडीशनें इसके वस्तु के प्रतिबिंब बढ़ने की हो सकती है, मतलब इसमें प्रतिबिंब इतनी कंडीशनों से बन सकता है। तो इनको याद करना है कि जैसे वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। इसको याद रखने के लिए आपको अपना हाथ है इसका थोड़ा सा काम में लेना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। हाथ वाली ट्रिक आपका एक क्वेश्चन तैयार करके जाएगी, कोई रोकने वाला है ही नहीं, यहां से पक्का क्वेश्चन आता है। इसको हाथ को ऐसे मानना है, सबसे दूर है, अनंत होता है सबसे दूर, तो अंगूठा अपना अनंत का काम करेगा। 2 को इधर छोड़ दे, 2 को इधर छोड़ दे, तो बीच की अंगुली सेंटर में है, यानी ये सी का काम करेगी। ठीक है ना, नाम हो गया इसका सी। ये इधर से इधर पड़ रही है तो ये सी से दूर, सी से दूर, सी से दूर। ये वाली अंगुली सी थी अपनी और ये अंगुली एफ का काम करेगी, तो ये इन दोनों के बीच में, तो ये सी और एफ का काम करेगी। अब अच्छे से बता देता हूं, ये अनंत का काम करेगा, ये सी से परे का काम करेगा, ये सी का काम करेगा, ये सी और एफ के बीच का काम करेगा और ये एफ का काम करेगा। इसको यहां मिला देना, इसको यहां मिला देना, ये अकोली यहां रह जाएगी। जब आप वस्तु को अनंत पे रखोगे तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, और जब आप एफ पे रखोगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब आप सी से परे रखोगे तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, और सी और एफ पे ऊपर रखोगे तो सी से परे पड़ेगा। और ये अंगुली खुद की खुद पर ही है, तो जब सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब सी के ऊपर ही बनेगा। क्लियर है क्या। इस अंगुली की तुलना में अंगूठा बहुत मोटा होता है, तो जब यहां रखेंगे तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, और जब अनंत पे रखेंगे तो ये अंगुली सबसे छोटी है तो सबसे छोटा बनेगा, और सी वाला सी पर बनेगा तो ये क्या रहेगा भाई, अपने बराबर बनेगा। हाथ आपके वास्तव में है प्यारे विद्यार्थियों, तो इन 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो आपके वास्तविक बनेंगे। और वास्तविक हमेशा कैसे होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उल्टे होते हैं। तो वास्तविक और उल्टे। और छठी कंडीशन, ये जो एफ और पी के बीच में है, एफ व पी के बीच में, ये अपने हाथ में नहीं आया, इसका मतलब ये आभासी बनेगा। और मैंने रटवा दिया, आभासी हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये आपको याद करवाया। अब अपन इस सारणी को देखते हैं। लो भाई, ये पड़ा अनंत का, कौन है भाई, ये है प्यारे विद्यार्थियों अनंत, यानी अंगूठा अनंत पे है तो इस अंगुली का नाम एफ था, तो अनंत का प्रतिबिंब बना एफ पर। कहां बना, एफ पर। जब अपन ने एफ पर रखा तो प्रतिबिंब कहां बना, ये रहा एफ। एफ का प्रतिबिंब कहां बना प्यारे विद्यार्थियों, अनंत बना। इस स्थिति में भी अपना हाथ से है तो वास्तविक उल्टा, इस स्थिति में भी अपने हाथ से तो वास्तविक और उल्टा। जब अंगूठे पे रख रहे हैं तो ये बिंदु अंगुली पर बन रहा है, अंगुली प्रतिबिंब बन रही है, मतलब अंगूठा का अंगुली बन गई, अंगूठा अंगुली में बदल गया तो बिल्कुल छोटा, तो अत्यधिक छोटा। और जब अपन ने अंगुली को अंगूठे पर बना दिया तो अंगूठा सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा, अत्यधिक बड़ा। क्लियर है।
सी से परे ये वाली अंगुली है प्यारे विद्यार्थियों सी, तो सी से परे तो सी और ऐप के बीच में, ये रहा सी और ऐप के बीच में। और जब सी और ऐप के बीच वाली अंगुली बढ़ाएंगे तो वो कहाँ बनेगा, वो बनेगी सी से परे, तो ये बन गया सी से परे प्यारे विद्यार्थियों। यहां भी ध्यान रखना हाथ पे बन रहे हैं तो वास्तविक है और उल्टे हैं, ठीक है क्या, ठीक है सर। ये देखो इस अंगुली की तुलना में ये पतली होती है साइज में, मोटी नहीं पतली, तो ये हो जाता है छोटा और ये हो जाता है बड़ा। और सी पर रख रहे हैं तो बीच वाली अंगुली कहीं नहीं मिल रही है, तो सी का प्रतिबिंब वापस सी के ऊपर बनेगा। और खुद अंगुली खुद के समान होती है तो समान साइज में और वास्तविक और उल्टा। बच गई वो कंडीशन पी और एफ के बीच में, ये दर्पण के पीछे बनेगी, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और ये हाथ में नहीं आ रहे, इसका मतलब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। एक क्वेश्चन यहां से नोट कर लेना, पूछा जाना है। अब बात करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग की, एक बार बाद में चलते हैं, एक बार उत्तल के बाद में चलते हैं। उसके बाद में उत्तल दर्पण। सर आपने बताया कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण होता है, वो होता है अंदर की ओर वक्रित, तो इसका मतलब इसके सिर ए पर अंदर की ओर रह गए। इसका मतलब वस्तु दो ही जगह रख सकते हैं, या तो अनंत पे या फिर अनंत से लेकर पी के बीच में। क्यों, क्योंकि इसका सी और एप सारे के सारे कहाँ रह गए प्यारे विद्यार्थियों, अंदर की ओर रह गए। इसका मतलब इसमें दो ही स्थिति होगी, या तो अनंत पे या अनंत तथा पी के बीच में। अनंत वाले का प्रतिबिंब रट लेना हमेशा ही कैसा बनेगा, एफ पर बनेगा, एफ पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। और इसको अपने हाथ से नहीं समझा सकते, दो ही कंडीशन है, तो ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब अनंत और पी के बीच रखते हैं तो पी और एफ के बीच में पीछे बनता है प्रतिबिंब, कहाँ, पी और एफ के बीच में बनता है और छोटा बनता है। और ये भी कैसा होता है, आभासी और छोटा। मतलब इसमें बनने वाले प्रतिबिंब बनेंगे सारे के सारे छोटे बनेंगे और सारे के सारे आभासी और सीधे बनेंगे। देखो उत्तल दर्पण सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी न तो बराबर बनाता है और न ही क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों बड़ा बनाता है। अब देखेंगे अपन दर्पणों के उपयोग। क्या देखेंगे, दर्पणों के उपयोग देखेंगे अपन। क्या देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, दर्पणों के उपयोग। पहला है अवतल दर्पण का उपयोग। सेविंग मिरर यानी सेविंग बढ़ा दे तो बड़ा चेहरा बनता है। मेकअप मिरर यानी चेहरा बड़ा और स्पष्ट देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप। दंत सिक्की, दांत के जो भी होते हैं दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, ये वाली हेडलाइट या सर्च लाइटों में प्रकाश को एक अतिरिक्त सीधी किरण के रूप में फेंकने में। और सोलर कुकर के रूप में, यानी सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने कर ऊष्मा उत्पन्न करने में सोलर होता है, वहां पर भी क्या लगता है, यही लगता है। फिर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की प्रकृति अपसारी होती है, यह प्रकाश को फैलाता है जबकि यह प्रकाश को केंद्रित करता है। ठीक है। प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। मुख्य इसका उपयोग होता है गाड़ियों के साइड जो मिरर होते हैं, ये वाला जो मिरर है साइड मिरर, इसके अंतर्गत लगता है। ये देख सकते हो आप अच्छे से, ताकि छोटे प्रतिबिंब बन रहे हैं। देखो छोटी छोटी सारी कारें दिखाई देगी। इसका दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिसके पीछे एक बड़ा ट्रैफिक इसको दिखाई दे देता है। क्लियर है। उसके बाद में अपने को देखना है चिन्ह परिपाटी नियम। चिन्ह परिपाटी नियम से कोई ज्यादा महत्व नहीं है, इसमें आपको दर्पण सूत्र याद रख लेना, 1/v + 1/u = 1/f होता है। सर v क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। u है बिंब की दूरी, बिंब का मतलब वस्तु कितनी दूर रखे हैं वो है। और फोकस दूरी f है। फोकस दूरी क्या है, f है। मतलब यहाँ यदि वस्तु रखी है तो ये है u, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो ये है v, ये है v, और f इसका फिक्स दूरी f होता है। एक होता है आवर्धनता, मतलब कितना बढ़ाएगा या घटाएगा, तो m बराबर होता है h' यानी माइनस का v/u। आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात में। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो m में माइनस चिन्ह आ जाता है, और जब m में प्लस चिन्ह आता है तो आभासी प्रतिबिंब। मतलब आपने इसका कैलकुलेशन किया और आपके आंसर में आया माइनस, इसका मतलब तो क्या हुआ, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। क्योंकि माइनस का मतलब हुआ उल्टा, माइनस का मतलब क्या हुआ, उल्टा। माइनस का मतलब उल्टा, उल्टा हमेशा कैसा होता है, वास्तविक। और प्लस में आया, प्लस में आने का मतलब सीधा, प्लस में आने का मतलब सीधा। देखो ये प्लस की दूरी है, ऊंचाई प्लस में, नीचे ऊंचाई किसमें है, माइनस में, मतलब सीधा। सीधा का मतलब क्या होता है, आभासी। प्लस में आए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है।
तो ये दर्पणों के उपयोग देख लिए। अब यहाँ से कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, यदि आप करना चाहते हो। क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का R 3 मीटर है, F 1.5% है, बिंब की ऊंचाई 0.5 है, तो V का मान निकालो। इस सूत्र में मान रखे कैलकुलेशन करना है। सूत्र में प्लस होता है लेकिन यूं है यहाँ पर किसका, माइनस का, तब यहाँ क्या बन गया, माइनस बन गया। ठीक है, ध्यान रखना इसका। दूसरे में ये दे रखा है, तो ये कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, इस प्रकार का है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप निकाल के देख लेना इनका। m का मान कैसे निकलेगा, m का मान निकलेगा -v/u से, m का मान इससे निकलेगा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा कोई महत्व नहीं है कि गोलीय दर्पण का R इतना है तो F क्या होगा, F आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उस दर्पण का नाम बताए जो सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और बड़ा, जिसका नाम बड़ा वही बड़ा बनाएगा, तो बड़ा नाम किसका है, अवतल का, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। वाहनों में उत्तल दर्पण के पथदर्शी के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अगली कंडीशन है अपने पास में प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या देखना है अपने को, अपवर्तन। परिभाषा, जब प्रकाश अपना रास्ता बदलता है तो अपवर्तन की घटना होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। विरल से सघन माध्यम में आता है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। उदाहरण, हवा से जब पानी में जाता है तो पहले आराम से चल रहा था, फिर ये आएगा तो अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है ना, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और जब सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। उदाहरण, पानी से हवा में, तो ये आपतित किरण, यहाँ अपवर्तित किरण हुई। ये विरल माध्यम था, ये सघन में आई तो देखो अभिलंब की ओर झुक गई, पास आ गई, फिर वापस दूर हो गई। जब विरल में आई तो इस प्रकार से ये चलती रहती है। इसका मतलब यहाँ से अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। जिस माध्यम का म्यू जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। यानी जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पर चाल उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ठोस हो जाएगा। हीरा सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है 2.42। क्या होता है, हीरे का सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है 2.42 और निर्वात का सबसे कम होता है, लगभग 1 होता है, 1.0003। हवा का 1.33 के समथिंग हो जाता है। उसके बाद में अपने को ये देख ही लिया अपन ने, यानी प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं होती है। हम रोज क्या क्या देखते हैं, पानी में डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। पानी में पड़ा सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना या फिर पेंदा का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यानी जो बर्तन होता है उसका पेंदा भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमना आना, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन बोल सकते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्योदय व सूर्यास्त, सूर्य का क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देना, 2 मिनट पूर्व और 2 मिनट बाद से सूरज अपने को दिखाई देता है, ये भी किसके कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है प्यारे विद्यार्थियों। अब अपवर्तन के कुछ नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है स्नेल का नियम कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। मतलब आपतन कोण के ज्या को बोलते हैं साइन, साइन आई अपॉन में साइन आर का मान निकालोगे तो ये अपवर्तनांक स्थिरांक निकलेगा, यानी उसका स्थिरांक पता चल जाएगा आपको। यानी अपवर्तनांक प्रकाश की चाल में बदलाव को दर्शाता है, जितना अपवर्तनांक होगा उतना ही चाल में बदलाव। माध्यम और उसका अपवर्तनांक, वायु का 1.003, जल का 1.33, क्राउन जो कांच होता है उसका 1.52 और हीरा का सबसे ज्यादा होता है 2.42 अपवर्तनांक। हीरे का सबसे ज्यादा होता है 1.42। ठीक है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपन देखेंगे लेंस। क्या देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, लेंस देखेंगे। लेंस 2 प्रकार के होता है, एक होता है उत्तल लेंस होता है और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस की पहचान ये किनारों पर पतला और बीच में से मोटा, देखो किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा, ये आने वाली किरणों को एक बिंदु पर क्या कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों, फोकसित कर रहा है। ठीक है ना, इस प्रकृति इसकी अभिसारी होती है, किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जबकि अवतल लेंस होता है किनारों पर मोटा और बीच में से देखो ये इस प्रकार से होता है पतला, तो ये आने वाली प्रकाश किरणों को ऐसे फैला देता है, आने वाली प्रकाश किरणों को ऐसे फैला देता है। इसका मतलब ये क्या है, अपसारी है, डिवर्जिंग है, यानी किरणों को फैलाता है। लेंसों की क्षमता क्या होती है, यानी जहां P पावर 1/f होता है, फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए,
और इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? मात्रक लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है डी से। उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो पॉजिटिव नंबर है किसी का तो इसका मतलब उसके उत्तल लेंस लगा हुआ है, किसी का नेगेटिव नंबर है तो उसके, और धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर की होती है, यानी वो न तो प्रकाश की किरणों को फैलाता है नहीं ही फोकसित करता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है? चीजें समझ में आ गई। अब गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन की बात करें तो यदि अपन बात करें उत्तल लेंस प्लस सूर्य प्लस कागज पर चमकदार बिंदु और कागज जलने लग जाता है, तो अपन जानते हैं कि ऐसे रखते हैं तो यहाँ पर जलना प्रारंभ हो जाता है। कागज छोटे थे तो अपन करते थे। लेंसों से किरण का निर्माण कोई महत्व नहीं है। प्रतिबिंबों का निर्माण वही सेम बात है जैसे अपन ने अवतल में पढ़ा था, वो यहाँ उत्तल हो जाएगा। जो अवतल में पढ़ा था वो क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। यानी जब अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब F2 पर दूसरी ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या रह गए भाई? ये रह गए प्यारे विद्यार्थियों लेंस। और लेंस में क्या हो जाता है? लेंस में किरणें आर पार कर जाती है, मतलब दूसरी साइड प्रतिबिंब बनेंगे। 2F1 से परे, यानी उस सी से परे वाला काम करेगा 2F1 से परे। 2F1 पर तो 2F2 पर दूसरी ओर बनेगा। F1 और 2F1 के बीच और F1 पर तो प्रतिबिंब F2 पे, F2 और 2F2 के बीच में 2F2 अनंत पर, और F1 और O के बीच में बनेंगे तो बिंब की ओर बन जाएगा। साइज अत्यधिक छोटा, छोटा, समान साइज, बड़ा, अत्यधिक बड़ा और ये बड़ा, ये सारे हाथ से जैसे बनेंगे तो वास्तविक और उल्टे, और ये वाला आभासी और सीधा। मतलब जिसको अवतल दर्पण याद है वो उत्तल लेंस को काम में ले सकता है। जैसा अवतल दर्पण में बनता है प्यारे विद्यार्थियों, वैसा का वैसा कहाँ बनता है? उत्तल लेंस में बन जाता है। और जो उत्तल दर्पण में बन रहा था वो अवतल लेंस में बन जाएगा, यानी दो स्थिति अनंत और O के बीच में। प्रतिबिंब F1 पर है तो साइज अत्यधिक छोटा और आभासी सीधा, और प्रतिबिंब वहां बनेगा F1 और O के बीच में छोटा आभासी और सीधा। अवतल लेंस सदैव एक आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, चाहे बिंब कहीं पर भी स्थित हो। मतलब वैसा का वैसा बनेगा जो उत्तल दर्पण बना रहा था। उत्तल दर्पण बराबर है किसके? अवतल लेंस के। उत्तल दर्पण बराबर हो जाएगा अवतल लेंस। लेंस सूत्र की अपन बात करें तो लेंस सूत्र में जहां दर्पण सूत्र अपन ने पढ़ा था वहां माइनस हो जाता है। लेंस सूत्र 1/v माइनस हो जाता है प्लस की जगह f। दर्पण सूत्र में ये प्लस होता है। आवर्धन का मान होता है m बराबर h'/h v/ में u। यहाँ माइनस चिन्ह नहीं होता है, दर्पणों में माइनस का v/u था और यहाँ पर v/u। आपने क्या सीखा प्यारे विद्यार्थियों? प्रकाश सरल रेखाओं में चलता है। दर्पण और लेंस परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। R बराबर 2F, M बराबर h'/f। सघन से विरल माध्यम में किरण अभिलंब की ओर हटती है, जबकि विरल से सघन में अभिलंब की ओर झुकती है। उसके बाद में एक घटना आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटीरियर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है तो परिभाषा एक विशेष स्थिति जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण अपवर्तित होने की बजाय वापस उसी सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। मतलब निकलना तो बाहर था, जैसे यहाँ तक तो इस स्थिति में बाहर निकल गई, यहाँ बाहर निकल गई, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी ये वापस अंदर ही और आ गई, तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इसको बोलते हैं TIR, सघन माध्यम पानी का काम करे। यानी ये कब होती है? प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहली कंडीशन ये है, शर्त है। और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल जो एंगल होता है उससे ज्यादा होना है। सर ये क्रांति कोण क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों देखना, एक मिनट, इस चीज को समझ लेना आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी ये चीज। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने ये बढ़ाया तो ये इतना था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा इधर से लाया तो ये थोड़ी और झुक गई ऐसे, फिर मैं इधर की ओर लाया और झुक गई, मैं इधर की ओर लाया तो ये ऐसा कोण बना गई। मतलब यहाँ जो कोण बना वो कितना बन गया? 90 डिग्री। तो यहाँ जो कोण बन रहा था इस कोण को नाम देते क्रांति कोण। इस क्रांति कोण से जैसे ही मान ज्यादा ले जाएंगे ये किरण इधर की ओर लौट जाएगी। यानी यहाँ जब ये 90 डिग्री का हो जाए ये वाला कोण, तो इस कोण का नाम बोलते थे क्रांति कोण। क्रांति कोण से ज्यादा कोण बढ़ाते ये किरण अंदर की ओर आ जाती है। क्लियर है? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। TIR के चमत्कार क्या दिखाता है? TIR हीरे की चमक से ऑप्टिकल फाइबर तक सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले उदाहरण है कि हीरे का अत्यधिक चमकना किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, गर्म हवाओं की परतों के कारण प्रकाश के मुड़ने से पानी का भ्रम होता है, ऐसे लगता है कि पानी भरा हुआ है रेगिस्तान में। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक जो
तंतु होता है वो संचार में बिना ऊर्जा हानि के सिग्नल भेजने के लिए उपयोग में किया जाता है। और कांच में आई दरार का चमकना, दरार में हवा बढ़ जाने से TIR होता है और वो कांच चमकने लग जाता है। ये हीरे का चमकना, ये पानी भरा हुआ दिखाई देना, ये प्रकाशिक तंतु और ये चटके हुए कांच का दिखाई देना। अब अपने पास में मानव नेत्र और उसके रोग बचते हैं। अब अपने पास में क्या रहता है? मानव नेत्र और उसके रोग। मानव नेत्र द ह्यूमन आइज और उससे संबंधित प्रमुख रोग, ये अपने को देखना है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह में अद्भुत संसार और हमारे चारों ओर के रंगों को देखने की योग्यता बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को गंध, स्वाद और ध्वनि की पहचान कर सकते हैं, लेकिन रंगों की पहचान करना असंभव है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति व्यवहार करती है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई? तो यहाँ रेटिना या दृष्टिपटल पे क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों? प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन आएगा दृष्टिपटल। फिर कॉर्निया या छौचन मंडल प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ में एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है और अधिकांश अपवर्तन यहीं से होता है। यानी ये देखो, यदि अपन बात करें तो ये तो है रेटिना, यहाँ प्रकाश सुग्राही ग्रंथियां लगती है, इसको तो बोलते हैं अपन रेटिना, ठीक है, जो कैमरे की भांति व्यवहार करती है। कॉर्निया, ये जो यहाँ पर वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर उभाव वाला भाग, इसको बोलते हैं कॉर्निया, जहां से प्रकाश का अपवर्तन होता है। फिर यहाँ पर एक क्रिस्टलीय लेंस लगा होता है। ये देखो लेंस लगा हुआ होता है आगे इसके, ये वाला लेंस। यानी विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं पर रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन हेतु क्रिस्टलीय एक लेंस लगा होता है। और ये लेंस की अपन बात करें तो ये उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। उसके बाद में अपन बात करें पारितारी का आइरस कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे यानी यहाँ पर क्या होता है? आइरस होता है। पीछे एक गहरी पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? तो आप कह सकते हो प्यारे विद्यार्थियों कि सर पुतली के आकार को नियंत्रित करती है पारितारिका। उसके बाद में पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है कौन? पुतली। दृक तंत्रिका ऑप्टिकल नेवर सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाने के जो संदाधिक वो दृक तंत्रिका। और रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें वृहद संख्या में सुग्राही कोशिकाएं होती है जो सक्रिय होकर विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। मानव नेत्र रेटिना क्या होता है? ये आंख का पर्दा है, इस पर वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा और छोटा। कॉर्निया, प्रकाश यहीं से आंख में प्रवेश करता है, नेत्रदान में यही भाग दान किया जाता है, कॉर्निया नेत्रदान में किया जाता है। आइरिस, ये पुतली के आकार का पुतली के आकार को नियंत्रित करता है कौन? आइरिस। और आंख का उसका रंग नीला, भूरा, काला देती है, आंख को रंग देता है आइरिस। स्पष्ट दृष्टि दूर की न्यूनतम सीमा है 25 सेंटीमीटर, जबकि अधिकतम सीमा होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत होती है। क्लियर? दूर की वस्तु अपन अनंत तक देख सकते हैं और पास की वस्तु अपन देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर न्यूनतम बिंदु है अपना, ठीक है ना। तो इसका मतलब निकटतम बिंदु अपना कितना है? 25 सेंटीमीटर है और दूर का बिंदु अपना क्या होता है? अनंत होता है। मोतियाबिंद, अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया अथवा धुंधला हो जाता है जिसकी दृष्टि से कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि सही हो जाती है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। इससे दृष्टि का वापस लौटना संभव है। के पश्चात शल्य चिकित्सा कहते हैं। दृष्टि दोष और उनका संशोधन, यानी कितने प्रकार के दृष्टि में दोष हो सकते हैं। पहला दोष होता है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? मायोपिया। निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास में आ जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष मायोपिया में क्या हो जाता है? नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के सामने बन जाता है। यही मिल गया। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? फिर अवतल लेंस लगाएंगे। अवतल लेंस लगाते ही वो किरणों को फैलाएगा और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? रेटिना के ऊपर बन जाएगा। इसका कारण और निवारण नीचे कर रखा है क्या? तो कर रखा है, तो अपन समझा देते हैं, क्या ही टेंशन है। इसका कारण है विनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना बढ़ गई थी, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इसमें संशोधन करने के लिए अवतल लेंस काम में लेते हैं, यानी अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं। ये लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस से दृष्टिपटल पर बना देता है। उसके बाद में अगला है व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। निकट बिंदु सामान्यतः 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, पठन सामग्री को 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है। फिर है दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमायोपिया। हाइपरमायोपिया
व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। निकट बिंदु सामान्यतः 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर क्या हो जाता है भाई, ये रहा दीर्घ दृष्टि दोष, पहले ही प्रतिबिंब बन गया। पास रखी वस्तु के आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल के पीछे फोकसित हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर उत्तल लेंस लगाएंगे। अत्यधिक हो जाना, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूर का अत्यधिक हो जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, छोटा हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ उत्तल लेंस लगाएंगे तो ये लग जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष बुढ़ापा का दृष्टि दोष होता है जो आयु वृद्धि के साथ होता है। आयु वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की स्पंदन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों की निकट दूरबिंदु हट जाता है। कारण है यह पक्षसंभावी पेशियों में धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टल लेंस में लचीलेपन के कारण होता है। इसलिए इसमें ऊपरी भाग में तो अवतल लेंस लगाया जाता है और निचले भाग में उत्तल लेंस लगाया जाता है। इसलिए इसको अपन शॉर्टकट में बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। क्या बोलते हैं, द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे पूछ ले ऊपर क्या लगाता है, तो ऊपर अवतल और नीचे क्या लगाते हैं, उत्तल। निकट दृष्टि दोष अभी समझा ही दिया, वही है दूर दृष्टि दोष। जरा हो गया, अबिंदुकता और होता है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं में एक साथ फोकस नहीं कर पाता है। इसका निवारण किया जाता है बेलनाकार लेंस। निकट दृष्टि दोष अवतल, दूर दृष्टि दोष उत्तल, जरा दृष्टि दोष द्विफोक्सी और अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस। नेत्रदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अपने को कोई वैसे इंपॉर्टेंट बात है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखेंगे अपन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। कांच की स्लेब में अपवर्तित किरण आपतित किरण के समानांतर होती है, इस प्रकार से आता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो काम की बात है वही बताऊंगा मैं यहाँ पर। जब श्वेत प्रकाश का किरण ऐसे जाता है तो वह अपने मुख्य 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल के रूप में हो जाता है। अपने याद रख देंगे, बेजानी है पीनाला, बेजानी है पीनाला, जिसमें जो पीला रंग है इसको मध्यमान रंग माना जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। नियम, लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, लाल में सबसे कम झुकाव, जबकि बैंगनी में सबसे अधिक झुकाव हो जाता है, जिसके कारण होता है विबज्योर, बेजानी है पीनाला। आइजैक न्यूटन का ये प्रयोग था, जिसमें ये यदि उल्टा लगा दे तो वापस एक ही प्रकाश प्राप्त हो जाता है। वर्ण विक्षेपण, इसी को अपन वर्ण विक्षेपण के नाम से भी जानते हैं कि जब प्रकाश को श्वेत निकोलम प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने मुख्य 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो घटकों में विभाजित हो जाता है, इसे वर्ण विक्षेपण। इसमें लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और विचलन सबसे कम होता है, जबकि तरंगदैर्ध्य सबसे कम बैंगनी की होती है और सबसे ज्यादा विचलन सबसे ज्यादा बैंगनी में होता है। ये इसका क्रम याद रख लेना। इंद्रधनुष का बनना परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों का एक संयुक्त परिणाम है। इंद्रधनुष भी दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है ना, मर जाता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जलप्रपात या फव्वारे पर धूप वाले दिन भी इंद्रधनुष देखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से बूंद के अंदर होता है। 2 प्रकार से ये स्टेप चलते हैं, अपने काम की स्टेप है नहीं। वायुमंडलीय अपवर्तन और तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हैं, तो ये इतना ही ध्यान रखना है अपने को। अग्रिम सूर्योदय और पहले लंबित सूर्योदय की अपन बात करें तो ये भी किस पर आधारित है, अपवर्तन पर है, कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं इस पर। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये इंपॉर्टेंट घटना है, प्रकाश का प्रकीर्णन। परिभाषा है, जब प्रकाश धूल या गैस के कणों से टकराता है तो वह सभी दिशाओं में बिखर जाता है, इसे विक्षेपण कहते हैं। नियम, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। बैंगनी और नीले रंग का सबसे ज्यादा हो जाता है, बैंगनी और नीले का प्रकीर्णन। इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला। आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग प्रकाश के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यह भी किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, इसके कारण ये है, कारण को बाद में देखेंगे। उसके बाद में खतरे के निशान लाल होते हैं। लाल रंग कोहरे तथा धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए ये दूर से देखने पर भी लाल दिखाई देता है। इसलिए खतरे के निशान क्या दिखाई देते हैं, लाल रंग के, क्योंकि इनमें विक्षेपण कम होता है, इसलिए दूर से दिखाई दे देता है। और यदि अंतरिक्ष को, यदि वायुमंडल न होता तो प्रकीर्ण नहीं होता और आकाश का रंग काला प्रतीत होता। अंतरिक्षाक्षरियों को आकाश काला प्रतीत होता।
आपने इस अभ्यास में नेत्र की समंजन क्षमता, फोकस दूरी समायोजित कर निकट दूर की वस्तुओं को देखना, सामान्य सुस्पष्ट अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, दोष में संशोधन, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस और दीर्घ का उत्तल लेंस, विक्षेपण श्वेत प्रकाश का अवयवी कणों में विभाजन और वायुमंडलीय प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग और सूर्यास्त का रक्ताभ दिखाई देना। तो ये था अपना प्रकाश वाला चैप्टर। ये वाला कौन सा था आपका प्यारे विद्यार्थियों? ये था आपका प्रकाश से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से ही देखने को मिल जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये कंप्लीट पीडीएफ लास्ट रिवीजन करने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है शानदार गजब की क्लास इसी प्रकार के डायग्राम से आएगी और वो क्लास होगी विद्युत वाली। कौन सी होगी? विद्युत वाली क्लास। तो उस क्लास को मिस मत करना और यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके दूसरे साथियों को शेयर कर लेना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और एलडीसी की बैक टू बैक आपको साइंस की क्लासेस इसी प्रकार से देखने को मिलेगी, उसके लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और दूसरे साथियों को कर देना शेयर। ठीक है, तो आज की क्लास को देते विराम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।